अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी और उत्तराखंड के फरार इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को उत्तराखंड एसटीएफ चंपावत के बनबसा भारत नेपाल बॉर्डर से किया गिरफ्तार। दीपक सिसोदिया मुंबई के खोजी पत्रकार जे डे की हत्या का दोषी है, जो पैरोल पर छूटकर अपने घर हल्द्वानी आया था और वापस जेल जाने की बजाय फरार हो गया था। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार गैंगस्टर और इनामी अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जेडे हत्याकांड के दोषी दीपक सिसोदिया के चोरी छिपे नेपाल से हल्द्वानी आने जाने की सूचना एसटीएफ को मिली थी, जिसके बाद सीओ एसटीएफ सुमित पांडे के नेतृत्व में गठित एसटीएफ टीम के द्वारा इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को चंपावत जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर बनबसा से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के अनुसार दीपक सिसोदिया वर्ष 2011 में मुंबई में हुए पत्रकार जे.डे की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। वर्ष 2022 के जनवरी माह में मुंबई की अमरावती सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूटकर हल्द्वानी आया था, जिसे मार्च में वापस जेल में जाना था, लेकिन दीपक सिसोदिया पैरोल से फरार हो गया, जिस पर मुंबई पुलिस ने थाना हल्द्वानी में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर एसएसपी नैनीताल ने 25,000 रू का इनाम घोषित किया था। छोटा राजन के इस गुर्गे को गिरफ्तार करने के लिए उत्तराखंड पुलिस पिछले 1 साल से प्रयास कर रही थी, लेकिन दीपक सिसोदिया के नेपाल में छिपे होने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। एसटीएफ को जब सूचना मिली कि दीपक सुबह सुबह हल्द्वानी आने वाला है, तो टीम ने भारत नेपाल बॉर्डर बनबसा में जाल बिछाया। दीपक फोर्ड फिएस्टा कार से नेपाल से बनबसा पहुंचा ही था कि एसटीएफ की टीम ने बनबसा रेलवे स्टेशन के पास से उसे धर दबोचा। दीपक को बनबसा से लाकर हल्द्वानी थाने में लाया गया है, जहां से मुंबई भेजा जाएगा। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि दीपक दलवीर सिंह सिसोदिया 25 पुत्र दलवीर सिसोदिया निवासी जीतपुर नेगी थाना हल्द्वानी जनपद नैनीताल को मुंबई की कोर्ट ने महाराष्ट्र के खोजी पत्रकार जेडे की हत्या शामिल होने के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तब से वह महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल में बंद था। बताया कि जनवरी 2022 को उसे 45 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। उसकी पैरोल की अवधि मार्च में ख़त्म होने पर अमरावती जेल वापस जाना था, लेकिन वह फरार हो गया। दीपक सिसोदिया हल्द्वानी का रहने वाला है। दीपक ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गैंग के शूटरों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। देखिए 2011 में मुंबई में एक पत्रकार की हत्या की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आया था कि छोटा राजन गैंग के द्वारा इसकी हत्या को कारित किया गया था। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों पर को गिरफ्तार भी किया गया था। इनमें से एक दीपक सिसोदिया नाम का अभियुक्त था, जिसके द्वारा वेपन सप्लाई किए गए थे इस गैंग को, जो कि घटना में प्रयोग किए गए थे, और उसको वहाँ पर मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। और ड्यूरिंग ट्रायल के बाद में इसको उम्र कैद की वहाँ पर सज़ा हुई थी और ये अमरावती में इस सज़ा को काट रहा था। इसी बीच इसके द्वारा जनवरी 2022 में पैरोल पर ये आया था। ये मूल रूप से हल्द्वानी का रहने वाला है और 45 दिन की इसकी पैरोल हुई थी, लेकिन ये पैरोल का पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस नहीं गया और फ़रार हो गया था। तो उस संबंध में मुंबई पुलिस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था और वो जो कि हल्द्वानी में ट्रांसफ़र हुआ था, और हल्द्वानी पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 साल से ही, क्योंकि फ़रार चल रहा था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारी एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंढने में, और हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि ये नेपाल में छुपकर रह रहा है और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर भारत में आता है। तो उसी सूचना को डेवलप करते हुए हम नेपाल बॉर्डर पर बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसको हल्द्वानी थाने में दाखिल किया गया है। और ये काफ़ी नोटोरियस वो था, काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पे फरार चल रहा था। उम्र कैद की सज़ा इसको ऑलरेडी हो रखी थी। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में वेतन विसंगति को लेकर दिया जा रहा आंदोलन 20वें भी लगातार जारी रहा। आंदोलन कर रहे कॉलेज के कार्मिकों का कहना है कि जिस तरह से कॉलेज प्रशासन द्वारा उनकी मांग को नहीं माना जा रहा, जिसके कारण वे लगातार आंदोलन करने के लिए विवश हैं और लगातार पिछले 20 दिनों से कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं। आंदोलन कर रहे कार्मिक ने बताया कि आंदोलन से पूर्व उन्हें 17,000 रुपये प्रतिमाह वेतन कॉलेज प्रशासन की ओर से दिया जा रहा था, मगर अब सभी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति दी जा रही है, जिसके बाद अब कार्मिकों का वेतन आधा कर दिया गया है, जिससे कारण उनके ऊपर परिवार का पालन पोषण करने का संकट गहराने लगा है। उन्होंने बताया,
वे लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें पूर्व की भांति पीआरडी के माध्यम वेतन दिया जाए, जिससे उनकी वेतन विसंगति की समस्या का समाधान हो सकेगा। उन्होंने साफ किया कि आग प्रशासन द्वारा उनकी वेतन विसंगति की समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। वे यूं ही लगातार कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सर जो है कि ऐसा है कि जो है कि हमारी मांग तो जो है पूरी कर नहीं रहे हैं। हमारी सैलरी में जो है कि कहाँ का कहाँ फर्क भी डाल रहे हैं। हम सारे मजदूर लोग हैं और जो है कि इसीलिए जो है कि हमें जो है कि दिक्कत हो रही है कि हमें जो है कि 6,000 रुपये लाया जा रहा है। 6,000 में आज का महंगाई का ज़माना है, हमारे बच्चे लिखने पढ़ने वाले भी हैं। कहाँ से जो है कि हम अपना खर्चा पूरा करेंगे। जो लड़का हमारा अगर इंटर पास कर दिया उसने, यार हम इनको जो है कि आगे कॉलेज पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों का तो भविष्य वैसे भी अंधकार है। पर ऐसा है कि वैसे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, पर इसलिए कि सर जब सैलरी हमारी घट गई और हमारे बच्चे सर यहीं से कॉलेज कर रहे हैं तो हम कहाँ से सर उनकी फीस भर पाएंगे। और सर कह रहे कि ऑनलाइन पढ़ाई कराओ यहाँ के डायरेक्टर साहब। तो सर हमारे गांव में तो नेटवर्क की परेशानी रहती है, कुछ साधन नहीं है सर। तो सभी बहनों से सभी भाइयों से यही है और निदेशक साहब से भी यही है कि हमारी मांगे पूरी कर दो। हम अंदर आने के लिए तैयार हैं। और पहाड़ में कहते हैं सर उत्तराखंड बचाओ। सर कैसे मैं बता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे मैं बेटी पढ़ानी सर। बेटी पढ़ाते समय तो सर ऐसे निदेशक साहब ने ऐसे घटना कर दिया हम लोगों के साथ सर। और आंदोलन में वैसे तो जीत ही होती है, उम्मीद सरकार से यही है कि जीत ही हो, क्योंकि अभी तक जो निष्कर्ष निकला नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से भी पूरी पत्राचार ये वगैरह और लोगों के पैर पकड़ने, रिक्वेस्ट करनी सब चल रहा है हमारी तरफ से। तो आज भी मीटिंग है हमारी डीएम कार्यालय में, तो उसमें मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तो निष्कर्ष निकालेंगे वो लोग। हमारे हित की बात थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी जब 18-19 दिन हो गए हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डीएम साहब ने एक चीज़ बोली थी कि कॉलेज के 1700 बच्चे हैं और 1700 के बच्चे के भविष्य को देखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने काम पे चला जाइए। तो उनकी रिक्वेस्ट को देखते हुए हम काम पे चले भी जाएंगे। लेकिन मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो 1700 बच्चों के भविष्य का ख्याल करते हैं तो सर 2-2, 3-3 बच्चे हमारे भी हैं, तो 600 बच्चे तो वो भी उनको दिखने चाहिए। मैं मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ ये जिलाधिकारी महोदय जो हमारे लिए जनता के लिए बैठे हैं, तो क्या वो 600 बच्चे उनके नहीं हैं, खाली कॉलेज के बच्चे उन्हीं के हैं क्या? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज उत्तराखंड सरकार के सचिव वित्त एवं निर्वाचन दिलीप जावलकर ने सिकंदरपुर गांव पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान सचिव अमृत सरोवर योजना से संचालित तालाब की सौंदर्यता को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। वहीं उन्होंने गांव में साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य आदि की विस्तार से जानकारी ली, जिससे वह काफ़ी संतुष्ट नजर आए। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने सड़कों के निर्माण की मांग की, तो वहीं इंडस्ट्री एरिया होने के चलते पार्किंग बनाए जाने की मांग भी की। इतना ही नहीं, भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर में ट्रांसपोर्ट नगर और एक साइबर चौकी खुलवाने की मांग भी की। इस दौरान सचिव के निरीक्षण को लेकर सुबह सवेरे से ही सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सिकंदरपुर गांव में डेरा डाल चुके थे। इस मौके पर सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा कि सिकंदरपुर भैंसवाल गांव को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। पार्किंग और पेयजल आदि की समस्या को और बेहतर बनाया जाएगा। उसी तरह से कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सचिव के समक्ष अपनी बात को प्रमुखता से रखा, जिस पर सचिव वित्त ने गंभीरता से समस्याओं का समाधान का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। उन्होंने कहा कि अभी गांव में बड़े पैमाने पर विकास होने की आवश्यकता है। सभी गांव वालों के कुछ न कुछ सवाल विकास को लेकर हैं। विकास हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक मिलना चाहिए। सचिव ने बताया कि आज के कार्यों की समीक्षा से वह काफ़ी संतुष्ट हैं। ग्राम प्रधान के कार्य काफ़ी सराहनीय है। इसी तरह से आगे भी विकास जारी रहेगा। वहीं इस दौरान राव फरमूद ने बताया कि जनता ने जो मौका ग्राम प्रधान के रूप में उनके परिवार को दिया है, उस पर वह खरा उतरेंगे। सरकार जनता के द्वार के द्वारा जो सभा आयोजित की गई थी और जो ग्राम प्रधान ने सिकंदरपुर में जो विकास कराए हैं उनका निरीक्षण, उनका वो करा है, संतुष्टि मिली है। प्रधान को भी 1 साल मिला है। 1 साल में प्रधान ने कई अन्य काम कर दिए जो जिस पर वे बड़ा वो कर गए कि प्रधान ने बहुत अच्छे काम करे हैं।
आज इस कार्यक्रम में जो मुख्यतः हम लोगों को जो यहाँ पर जो क्षेत्र की समस्या जो कही गई बताई गई, उसमें मुख्यतः हम लोगों को जो ये हुआ था समस्याएं जो बताई गई, एक तो स्थानीय लोगों के काफ़ी सारे पार्किंग की समस्या है, क्योंकि अगल बगल में इंडस्ट्रियल एरिया है। कुछ एक जो पेयजल स्रोत जो है वो काफ़ी तरीके से यहाँ पर प्रदूषित हुए हैं, उसके संदर्भ में जो है समस्या है उससे अवगत कराया गया है। साथ ही में यहाँ पर बाकी अन्य समस्या, जैसे आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों की समस्या है, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में समस्या है, डॉक्टरों की कमी है, इन सभी समस्याओं से हमें अवगत कराया गया है। हम लोग शासन स्तर पर जाएंगे और इस पर जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। मसूरी का ऐतिहासिक शहीद स्थल पिछले 3 दिनों से अंधेरों में डूबा हुआ है। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग द्वारा मसूरी के शहीद स्थल की बिजली को काट दिया है, जिसको लेकर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवारजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। राज्य आंदोलनकारी और शहीदों के परिवार के सदस्यों ने कहा कि आज दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड राज्य को बनाने वाले शहीदों के मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा शहीद स्थल पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शहीद स्थल अंधेरे में डूबा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की थी कि शहीद स्थल और शहीद स्मारकों की रख-रखाव का काम स्थानीय प्रशासन और पालिका द्वारा किया जाएगा। परंतु दुर्भाग्यवश ना तो प्रशासन और ना ही नगर पालिका मसूरी शहीद स्थल की देखरेख कर रहा है। आज शहीद स्थल की हालत बद से बदतर हो रखी है। नगर पालिका द्वारा पिछले 6 महीने से शहीद स्थल का काम शुरू किया था, परंतु आज तक काम पूरा नहीं हो पाया है और अब बिजली भी काट दी गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार में ना तो शहीदों का सम्मान है और ना ही राज्य आंदोलनकारी का। उन्होंने कहा कि शहीदों का मंदिर कहे जाने वाले मसूरी शहीद स्थल, जहां पर 6 शहीदों ने अपनी शहादत देकर उत्तराखंड की नींव रखी थी, आज वही मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर शहीद स्थल पर विद्युत सेवा को शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन करेगी। जिन शहीदों की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य बना, और इन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ये जो अधिकारी वर्ग जो यहाँ उत्तराखंड में मौज मस्ती कर रहे हैं, ये सारे इन शहीदों की बदौलत से जो उत्तराखंड राज्य बना, तभी जाके उत्तराखंड राज्य में, नहीं तो ये लखनऊ में रहते तो ये आज बाबू तक ही रहते, यहाँ आके सचिव स्तर तक ही पहुँच चुके हैं। लेकिन इनको इन उत्तराखंड आंदोलनकारियों ये जो शहीदों का कोई भी सम्मान नहीं आता करना इनको। और अब देखिए दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पे विद्युत विभाग की संवेदनहीनता देखिए आप, इन्होंने शहीद स्मारक की बिजली काट दी, जो कि शहीदों का घोर अपमान है। यहाँ पे अंधेरा है, गुप अंधेरा रात को, ये पता नहीं है कि शहीद स्थल है कि क्या है, जबकि मुख्यमंत्री के पहले की घोषणा है कि शहीद स्मारकों का रख रखाव सरकार करेगी, निःशुल्क बिजली देगी। आज 3 दिन हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी अभी 2 सितंबर को जब मसूरी आए थे, उन्होंने कहा था इस प्रदेश के अंदर जितने स्मारक होंगे, जितने शहीद स्मारक होंगे, उनके रख रखाव के लिए संस्कृति विभाग और तमाम विभागों को निर्देश दिए थे कि इस स्थल पर पूरे प्रदेश के स्थलों पे बिजली की और रखरखाव की व्यवस्था सरकार की होगी। परंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि आज 3 दिन हो गए हैं शहीद स्थल पर लाइट खड़ी हुई है। इस प्रदेश का मुखिया बोलने के बाद इस प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो निरंकुश घूम रहे हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस शहीद स्थल पर, जिस शहीद स्थल पर मसूरी के आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, जिस कारण ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, आज उसी शहीद स्थल पर 3 दिन से लाइट नहीं है। इसके लिए नगर पालिका प्रशासन और जो विद्युत विभाग है, दोनों इसके जिम्मेदार हैं। आखिर आपका ऐसा क्या तालमेल है जब, और सरकार का भी इसमें रोल है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था जितने भी इस उत्तराखंड के स्मारक है, शहीद स्थल है, वहाँ पर निःशुल्क विद्युत रहेगी। तो आखिर विद्युत विभाग ने किस आधार पर यहाँ की विद्युत का कनेक्शन काटा है, और क्यों स्थानीय जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं या ईओ हैं, उन्होंने क्यों अभी तक 3 दिन से आखिर क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करी, आखिर क्या कारण है। और अगर इसी तरह से इस शहीदों का अपमान होता रहा तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए भी एक उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि शहीद स्थल का भी जो हाल है आप देख ही रहे हैं। कई समय से इसका लिंटर खुदा पड़ा है, लेकिन इसमें आज तक कार्य नहीं हो पा रहा है। 3-4 महीने हो चुके हैं, 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे नगर पालिका से कि इस कार्य को भी अतिशीघ्र पूरा किया जाए। और जो ये लाइट की व्यवस्था है, इसको 1 दिन के अंदर विद्युत विभाग को हम चेतावनी देते हैं कि अगर 1 दिन के अंदर यहाँ विद्युत विभाग ने लाइट दोबारा नहीं लगाई
तो कांग्रेस पार्टी परसों से इसके लिए यहीं धरने पर बैठ जाएगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं भी यहाँ पर आया, देखा, मैंने लाइट कटी हुई है। मैंने यहाँ लोगों से मालूम किया कि यहाँ क्या मामला हुआ। कहने लगे कि नगर पालिका जो है इस शहीद स्थल पे जो है मीटर नहीं लगा पाई थी, तो विद्युत विभाग ने इसको काट दिया है कि नगर पालिका इसमें मीटर लगाए और इसकी जो है बिल पेड करे। बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर्यटक स्थल है, पूरे देश नहीं विदेश से भी यहाँ पर्यटक आते हैं और ये हमारी जो है शहीद स्थल है। यहाँ लोग हमेशा आते हैं, कुछ अंदर भी जाते हैं, अपने जो शहीद हैं उनको समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और नगर पालिका की आंखों में जरा सी भी शर्म नहीं है। कहाँ है नगर पालिका? 3 दिन हो गए आज। चेयरमैन बड़े बड़े अपने कमरों में बैठते हैं, एसी के कमरों में बैठते हैं। जनता बिल्कुल नाकारेगी इस बार। इनको जो है इस बार इसका सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा।